Good morning. Today I will start estimation of national income. जैसे कि लास्ट वीडियो आप सभी ने देखा होगा, उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स नेशनल इनकम कैलकुलेशन के यहाँ पर स्टडी किए रिलेटेड टू द एग्रीगेट्स। कुछ टर्म्स हमने देखे, बेसिक टर्म्स जिनकी डेफिनेशंस आपको मालूम होना चाहिए, वो हमने समझे। नाउ टुडे वी स्टार्ट estimation of national income. There are three methods to calculate national income. Three methods are the value added method, second one is income method, and third one is expenditure method. एक एक मेथड को हम यहाँ पर देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन मेथड. It is also called value added method. Production method is also called value added method. In this method, estimation of value of output produced by the each firm in all the sectors of the economy. There are three sectors, all the sectors of the economy. Primary sector, secondary sector, tertiary sector, तीनों सेक्टर, all the firms, जितने भी फॉर्म्स हैं economy, सभी फॉर्म्स का ओवरऑल वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना भी आउटपुट किया उनका ओवरऑल टोटल सम टोटल क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। वो प्रोडक्शन से कैलकुलेट होता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ। तो क्या डेफिनेशन आप देख सकते हैं? अगर डेफिनेशन दिया है तो एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ईच फर्म इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर। एक पर्टिकुलर साल में, पर्टिकुलर ईयर में देयर आर थ्री सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, तो ओवरऑल थ्री सेक्टर्स का ओवर कितना आउटपुट हुआ, दैट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑन द मार्केट प्राइसेस। ठीक है ना? वैल्यू ऑफ आउटपुट का कैलकुलेशन हम क्या कर सकते हैं? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस, जो मार्केट प्राइस है उसे जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाता है। एक और तरीका है हाउ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ओवरऑल जो सेल हुआ है हमारी इकोनॉमी में, जो हमारे इंडस्ट्रीज में, जो हमारी फर्म्स ने प्रोडक्शन किया और जो प्रोडक्शन करके सेल किया, तो सेल प्लस प्रोडक्शन में कुछ अनसोल्ड स्टॉक, अगर नई फर्म है तो अनसोल्ड स्टॉक जो होगा वो ऐड कर देंगे, तो सेल्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक। जैसे किसी फर्म ने 100 यूनिट सेल किया, 150 प्रोड्यूस किया था, 100 सेल किया, 50 अनसोल्ड स्टॉक है, ओवरऑल अनसोल्ड स्टॉक भी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो 150 ओवरऑल क्या हो जाएगा? टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर फर्म पुरानी है, रेगुलर बेसिस पर चल रही है, तब यहाँ पर चेंज इन स्टॉक वर्ड यूज करेंगे। चेंज इन स्टॉक मतलब पहले से भी स्टॉक बचा हुआ है। अगर किसी फर्म का पहले से स्टॉक जो है 30 यूनिट का है, ठीक है, और अभी इस साल मान लीजिए 30 यूनिट का पहले से स्टॉक है ना, और मान लीजिए 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो 130 यूनिट उसके पास हो जाएगा, जिसमें से मान लीजिए वो 80 यूनिट सेल करता है। बचता कितना है आप देख रहे हैं? 50 यूनिट। 50 यूनिट क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक था, ये क्लोजिंग स्टॉक। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रोडक्शन तो 100 हुआ, प्रोडक्शन तो 100 हुआ, लेकिन सेल कितना किया? 130 किया। सेल 130 किया इन्होंने, ठीक है। तब हम यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि 30 तो पहले का था, तो 30 ओपनिंग और ये क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे, तो सेल्स इट मींस 80, सेल्स इट मींस 80 प्लस चेंज इन स्टॉक 50 माइनस 30 दैट इज 20। 80 प्लस 20 करेंगे तो आउटपुट कितना निकल आएगा? 100 निकल आएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? इस तरह से आप वैल्यू ऑफ आउटपुट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एक बात और याद रखना बच्चों, सेल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। सेल्स इन द डोमेस्टिक मार्केट प्लस एक्सपोर्ट। सेल्स का भी फॉर्मूला कभी कभी अलग से आ सकता है, जैसे मतलब अगर क्वेश्चन आ गया, एक्सपोर्ट भी दिया गया है और सेल्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी या डोमेस्टिक मार्केट भी दिया गया, तब क्या करेंगे आप? तब दोनों को ऐड करेंगे ओवरऑल सेल्स। क्यों? क्योंकि सेल्स इन डोमेस्टिक मार्केट वो भी हमारा प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट भी हमारा प्रोडक्शन है ड्यूरिंग द ईयर, तो सेल्स इज इक्वल टू ना सेल इन द डोमेस्टिक
इस तरह से सेल्स और इसमें फिर चेंजिंग स्टॉक भी ऐड करेंगे, तब टोटल क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना पड़ता है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट आने के बाद आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना, वी कैलकुलेट वैल्यू एडेड एंड जीडीपी एट एमपी। व्हाट इज वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड आल्सो द जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओवरऑल आउटपुट हुआ फर्म्स का, ठीक है। ये फर्म्स का जो आउटपुट है इसमें प्रोडक्शन करने में कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट कॉस्ट भी लगी होगी। जैसे जैगरी बना, तो जैगरी बनाने में शुगर केन तो लगा कि नहीं लगा, है ना। तो इस तरह से कोई भी प्रोडक्शन हुआ तो प्रोडक्शन में इंटरमीडिएट कॉस्ट जो है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होगा, दैट इज द इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। तो देन वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वीए, है ना। वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। यू गॉट द पॉइंट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब समझ में आ गया, है ना। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस व्हेन वी यूज रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा, दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। थर्ड स्टेप, जब हम जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर लेते हैं और वैल्यू एडेड कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको वैल्यू एडेड भी बोल सकते हैं, जीडीपी एट एमपी भी बोल सकते हैं। जब हम ये कैलकुलेट कर लेंगे फिर हम कैलकुलेट करेंगे एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट मींस इसमें से डेप्रिसिएशन निश्चित रूप से माइनस हुआ। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो, क्योंकि हमारे पास पहले से क्या था, मार्केट प्राइस में था जीडीपी, तो उसमें से हम क्या कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। तो एनडीपी एट एफसी इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, जीडीपी एट एमपी, जो हम पहले कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी एट एमपी। थर्ड स्टेप दिया जाएगा, इसको उठा के यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट हो जाएगा। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, सब्सिडीज को प्लस कर देंगे। इन दोनों का टोटल अगर चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या लिख सकते हैं, माइनस नेट इनडायरेक्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मींस डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इन दोनों का टोटल नेट से ही हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हम कर लेंगे, आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। व्हेन वी कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, देन द लास्ट स्टेप फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो ओवरऑल नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी, क्लियर हो रहा है, एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए। व्हाट इज एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये भी यहाँ दो फैक्टर से मिलकर बना हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर मान लीजिए फॉरेन से हमारे यहाँ की फैक्टर इनकम 100 रुपीज है, फॉरेन में मान लीजिए, और फॉरेन हमारे यहाँ से 200 गया तो 80 रुपीज क्या कहलाएगा, एनएफआईए कहलाएगा, ठीक है ना। ये कहलाएगा एनएफआईए, मतलब कितना आया, नेट फैक्टर इनकम कितनी आई, 80 रुपीज। अगर क्वेश्चन में टू अब्रॉड दिया गया है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया गया है, तो फिर यहाँ पर माइनस होगा बेटा। इसलिए कभी कभी 1 मार्क में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क में ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है ऐसा कि क्या नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम हो सकती है, बताइए। क्या नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम हो सकती है? व्हाट इज ये डोमेस्टिक इनकम, व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम, ये ना एनडीपी एट एफसी, नेट फैक्टर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या नेशनल इनकम से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ग्रेटर, ज्यादा हो। अंडरस्टूड माय पॉइंट? ये याद रखिएगा, 1 मार्क में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं इसके प्रिकॉशंस की तरफ। आपको प्रिकॉशंस भी मालूम होना चाहिए।
क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए हमें बताइए, क्या क्या प्रिकॉशंस होना चाहिए? प्रिकॉशंस फर्स्ट पॉइंट अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग होने से बचाना चाहिए प्रोडक्ट की। इट मींस हमें अब डबल काउंटिंग से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो एंड यूज प्रोडक्ट इसमें फाइनल प्रोडक्ट को ही हम यहाँ पर लें, या फिर वैल्यू एडेड को लें तो फिर वैल्यू एडिशन को ही लेते जाए। वैल्यू एडिशन आपने पढ़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल, मान लीजिए 100 यूनिट का प्रोडक्शन व्हील का हुआ फॉर है ना, फिर इसमें मान लीजिए फ्लोर प्रोडक्शन वाले ने फर्म के पास गया है 100 रुपीज का क्या व्हील, तो इसने मान लीजिए 1500 रुपीज का प्रोडक्शन किया, इसका फ्लोर प्रोडक्शन किया, तो ये यहाँ पर वैल्यू एडिशन कितना हुआ 500 का। ऐसा वैल्यू एडिशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ये 1500 रुपए का प्रोडक्ट किसके पास गया रॉ मटेरियल के रूप में, मान लीजिए बेकरी वाले के पास गया, बेकरी वाले ने ब्रेड वगैरह बनाई सपोज 200, या मान लीजिए उसने 2300 रुपीज, ठीक है, इतने का प्रोडक्शन किया, मार्केट में सेल भी करके मान लिया खत्म कर देते हैं, तो ये सेल किया तो कितना एड हुआ यहाँ पर आप देख रहे हैं 800 रुपीज, कितना प्लस हुआ 800 रुपीज। ओवरऑल यहाँ पर हम वैल्यू एडिशन कितना देख रहे हैं, ये देखिए 1000 प्लस 500 प्लस 800, टोटल कितना गया 2300। या तो आप ये अकेला ले लो या फिर ये ले लो, फाइनल कंजप्शन अगर ये है तो ये फाइनल कंजप्शन ले लो या फिर ये वैल्यू एडिशन ले लो। क्लियर है, दोनों ही बराबर होते हैं। तो आप इस तरह से अवॉइड द डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। आप हर स्टेप का प्रोडक्शन नहीं ले सकते कि ये भी प्रोडक्शन ये भी है ये भी है, हर एक फॉर्म का भाई अगर ये इंटरमीडिएट कंजप्शन में यूज हो रहा है ये वाला प्रोडक्शन, तो फिर आप उसको फाइनल प्रोडक्शन में शामिल नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये फ्लोर हाउस होल्ड यूज कर रहे हैं तो फिर फाइनल प्रोडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अवॉइड करना पड़ता है डबल काउंटिंग, ये कैलकुलेशन ध्यान रखना पड़ता है, ठीक। और क्या सेकंड पॉइंट क्या है, डू नॉट इंक्लूड सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स वैल्यू। सेकंड हैंड प्रोडक्ट अगर सेल होता है और उससे कोई इनकम बनती है तो उसको हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सेकंड हैंड गुड्स की, क्योंकि वो पहले से ही प्रोडक्शन मेथड में शामिल हो चुका है, पहले से ही फाइनल प्रोडक्ट के रूप में वो कैलकुलेट कभी ना कभी हो चुका है, तो अभी हम उसका क्योंकि वो प्रोडक्शन तो नहीं हुआ उसका, तो उसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन आल्सो इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अगर सेल्फ कंजप्शन के लिए ना अगर प्रोडक्शन होता है, सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन होता है तो उसको नेशनल इनकम में शामिल करना है। यहाँ पर वैल्यू एडिशन में दोनों बातें आती हैं प्रोडक्शन मेथड में, एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द ईच फर्म इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर फॉर सेल पर्पस एंड फॉर मार्केटिंग पर्पस। सेल्फ कंज्यूम के लिए भी प्रोडक्शन करें वो भी शामिल होगा, मार्केट के लिए प्रोड्यूस करें तो भी शामिल होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम नेशनल इनकम मेथड से? एस्टिमेट द फैक्टर पेमेंट्स बाय ईच फर्म इन द इकोनॉमी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एस्टिमेट द फैक्टर पेमेंट्स बाय ईच फर्म इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी की ओवरऑल फैक्टर पेमेंट्स का कैलकुलेशन करते हैं। एनपीए एट एफसी इज इक्वल्स टू एनडी पे एफसी, इट मींस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसा कि हमने फर्स्ट मेथड में कैलकुलेट किया था, फर्स्ट मेथड में जो आपने वैल्यू एडेड मेथड की वो क्या था, वैल्यू एडेड नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट जो हम कैलकुलेट करते थे डोमेस्टिक इनकम, वही यहाँ पर फैक्टर पेमेंट्स का जब हम कैलकुलेशन करेंगे, फैक्टर पेमेंट्स रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स वगैरह जो आपने देखा फैक्टर सर्विसेज जो देते हैं उनका ओवरऑल टोटल करते हैं तो सीधे सीधे एनडी पे टैक्सी कैलकुलेट हो जाता है।
कुछ बेटा डोमेस्टिक इनकम इस मेथड से डायरेक्ट कैलकुलेट होती है। तो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है एनडीपीए का, क्या फॉर्मूला है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। व्हाट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज? एम्प्लॉइज को दिया जाने वाला जो भी रेम्यूनरेशन है, वेजेस एंड सैलरीज एंड अदर पॉइंट्स, जो भी आप अदर प्रकार से सैलरीज में के साथ शेयर करके देते हैं, फर्म्स जो देती हैं, इसीलिए एम्प्लॉयज के लिए जैसे पीपीएफ फंड का कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉयर्स दे रहे हैं तो वो भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हाउस रेंट दिया जा रहा है तो भी इसमें शामिल होगा। इस तरह से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो टर्म है, अगर यही आता है तो डायरेक्ट आप इसको यूज कर लेंगे। अगर वेजेस एंड सैलरीज आता है ना, और अदर वर्ड्स यूज होते हैं इसके अलावा, एनी काइंड वेजेस एंड एनी काइंड रेंट है ना, हाउस रेंट वगैरह, एचआरए वगैरह जो भी रहता है, तो वो सब फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ऐड करके अपन यूज करते हैं। सेकेंड टर्म इसमें ऐड होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस? इट मींस जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको ऑपरेट करने का करने के बाद जो इनकम आती है तो वो इसमें शामिल होती है ऑपरेटिंग सरप्लस में। क्या क्या शामिल होता है ऑपरेटिंग सरप्लस में बताइए? रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्या क्या होता है ऑपरेटिंग सरप्लस में? क्या शामिल होता है? रेंट, तीनों ऑपरेटिंग सरप्लस में यहां शामिल है। ये देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एक प्रकार से सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, मान लीजिए जो सर्विस दे रहे हैं उनको वेजेस सैलरीज वगैरह जो मिलती है वो यहां शामिल होती है। और जो डायरेक्ट जो फैक्टर सर्विसेज जैसे मान लीजिए जमीन किसी ने दी किराए पर तो रेंट ना, इसको रॉयल्टी भी कभी कभी वर्ड आ जाता है क्योंकि जमीन अगर मान लीजिए खदान वगैरह है ना, माइनिंग वगैरह का काम होता है तो रॉयल्टी वगैरह भी यूज कर ली जाती है, तो रेंट की जगह रॉयल्टी का यूज कर लेते हैं। तो रेंट और रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, किसी ने कैपिटल लगाया तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो स्वयं काम कर रहा है ना तो क्या कराएगा? प्रॉफिट भी करना पड़ेगा। तो रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब फर्दर यहाँ पर और याद रखना, कभी कभी इसकी भी टर्म्स आ जाती है। प्रॉफिट जो किसी फर्म का होता है वो भी तीन भागों में बटा होता है, थ्री टर्म्स। क्या क्या होते हैं इसके थ्री टर्म्स प्रॉफिट के? बता सकते हैं? प्रॉफिट के जो तीन भाग हैं उसमें सबसे पहला भाग क्या है? जैसे प्रॉफिट होता है तो फर्म्स क्या करती हैं, कंपनियां डिविडेंड देती हैं। तो डिविडेंड एक पार्ट आ जाता है, अगर आ जाए है ना अलग से डिविडेंड। इसके बाद फर्म्स जो टैक्स देती हैं गवर्नमेंट को, क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है, कॉर्पोरेट टैक्स। और एक और टर्म होता है वो बचेगा, क्या बचेगा? सर ये दोनों चले जाएंगे, कैसे? डिविडेंड चला जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स चला जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये तीनों टर्म्स यहाँ पर प्रॉफिट होंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं है तो ये तीन में से ये कोई ना कोई दिए रहेंगे, ये आप ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट बन जाता है। कभी कभी प्रॉफिट भी दिया रहता है, ये भी दिए रहते, बच्चे इनको भी ऐड कर देते हैं इनके साथ, ये गलत है। तो याद रखिएगा ये मिस्टेक नहीं करना है। आपको अगर प्रॉफिट दिया है तो सिर्फ प्रॉफिट ही यूज करिए, और प्रॉफिट के साथ ये दिए तो छोड़ दीजिए। और अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो ये दिए तो इनको ऐड कर दीजिए, तब इनको ऐड करके प्रॉफिट बनाइए। ठीक, तो प्रॉफिट के तीन टर्म क्या है? डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट आता है मिक्स्ड इनकम। जो लोग वर्क करते हैं, जैसे मान लीजिए शॉपकीपर हो गया है ना, और कौन हो गया? एग्रीकल्चर में मान लीजिए फार्मर हो गया, वर्क करने वाला। तो इस तरह के लोगों की जो इनकम है वो क्या कहलाती है? मिक्स्ड इनकम कहलाती है। वही बिजनेस कर रहे हैं, वही काम भी कर रहे हैं, वेजेस सैलरी सब मिक्स है उसमें, तो मिक्स्ड इनकम
वाले कुछ लोग भी होते हैं। इस तरह से ये तीनों टर्म का जब टोटल कर लेते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, देन वी गेट एनडीपी एट एफसी, डोमेस्टिक इनकम। और जब डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी में फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको ऐड करने के बाद नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाती है। क्लियर हो गया? तो नेशनल इनकम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, इनकम मेथड के थ्रू। इनकम मेथड में जो टर्म्स दिए रहते हैं आपको न्यूमरेटर्स में, वो ये टर्म्स मिलेंगे आपको, ठीक है। इन टर्म्स का यूज करके हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम मेथड के द्वारा नेशनल इनकम कैलकुलेट जब हम करते हैं तब भी हमें प्रिकॉशंस अपनाना पड़ते हैं। वो प्रिकॉशंस हैं, फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट हमें कैलकुलेशन में शामिल नहीं करना है इनकम मेथड के थ्रू। क्या होती है ट्रांसफर पेमेंट, मालूम होना चाहिए सभी के लिए। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू अर्न की गई इनकम को हम यहाँ पर शामिल करते हैं, और जिस इनकम के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं की गई है उसके लिए हम यहाँ शामिल नहीं करते हैं। सीधी सी बात यह है कि जैसे मान लीजिए आपको गिफ्ट मिली, अब गिफ्ट आपको आपने इनकम कहाँ से नहीं की, उसमें गिफ्ट आई आपके पास, तो आपको एक प्रकार से आया तो कुछ ना, बट वो इनकम नहीं है आपकी। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए दे दिए किसी ने गिफ्ट में, तो वो इनकम नहीं है आपकी, वो क्या कहलाएगी, ट्रांसफर इनकम कहलाएगी, ठीक है। तो वो नेशनल इनकम कैलकुलेशन में इस तरह की इनकम शामिल नहीं की जाती। गिफ्ट के अलावा और भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे चैरिटी में दिया गया, दान में दिया गया पैसा, डोनेशन वगैरह ना, ये इसमें शामिल होते हैं, इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स। और ये ट्रांसफर पेमेंट जो भी है जितने भी प्रकार की, इसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स इट मीन्स अगर कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज होती है और उससे आपको प्रॉफिट होता है तो वो इसमें शामिल नहीं होगा इनकम मेथड में, वो इनकम नहीं कहलाएगी। जैसे कि शेयर या डिबेंचर्स, उनकी शेयर के रेट बढ़ गए मार्केट में, उससे इनकम होगी, तो वो इनकम कैपिटल गेन्स की इनकम यहाँ पर शामिल नहीं की जाती है। नेशनल इनकम में वो शामिल नहीं की जाती, याद रखिएगा। क्लियर हो क्यों नहीं की जाती है, बता सकते हैं? क्योंकि ये प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्शन एक्टिविटी से जुड़े हैं कि नहीं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, ये मेथड एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कैपिटल गेन प्रोडक्शन मेथड में शामिल नहीं होता है, इसलिए इसके द्वारा जो प्रॉफिट अर्न होता है वो इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट में क्या ध्यान रखेंगे, इनकम फ्रॉम सेल्फ कंज्यूम आउटपुट जो है उसको इंक्लूड करेंगे। इसको सेल्फ कंज्यूम आउटपुट, जो स्वयं के प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए प्रोडक्शन हम करते हैं, उसकी इनकम एक कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इसको नहीं यूज करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे और इसको ऐड करना नहीं भूल। फोर्थ पॉइंट आता है कि आपको क्या इंक्लूड करना है, और फ्री सर्विसेज गिवन बाय द हाउसहोल्ड, ओनर्स ऑफ द प्रोडक्शन, वो ओनर ऑफ द फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज के जो ओनर हैं हाउसहोल्ड, उनके द्वारा फ्री सर्विस अगर दी जा रही है
भी शामिल करना है। जैसे मान लीजिए आप अपनी शॉप में फ्री सर्विस दे रहे हो, भाई आप शॉप में बैठते हो और वर्क करते हो, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति को आप लगाते हो, वर्कआउट कराते हो, तो उससे क्या होता है, आप उसको पेमेंट देते कि नहीं देते? तो इस तरह से आपको अपनी सर्विस भी वहां पर उसकी पेमेंट भी इंक्लूड करना है, ये नेशनल इनकम में शामिल करना है। ठीक है, क्या क्या शामिल करेंगे, इसको भी इंक्लूड करेंगे, ये भी इंक्लूड करेंगे। सेल्फ उपयोग के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो भी शामिल करेंगे, और फ्री सर्विस भी दे रहे हैं आप बिजनेस में तो भी आप उसको शामिल करेंगे। ठीक है, हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड से जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है वो आता है व्हेन वी टेक द सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। हम अपनी इकोनॉमी में ओवरऑल एक्सपेंडिचर होता है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर, याद रखिए मैंने एक वर्ड आपको बोला था, जैसे एग्रीगेट डिमांड है, तो एग्रीगेट डिमांड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, आपको पहले समझाया है क्या क्या होते हैं, C+I, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, ये इकोनॉमी में से जो C है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दैट इज आल्सो इसमें फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, दिस इक्वल्स टू GDP एट MP। मतलब इकोनॉमी में हम क्या टोटल करते हैं, सम टोटल ऑफ फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये क्या है, इनके कंपोनेंट्स क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं, द कंपोनेंट्स आर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउसहोल्ड जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं, हाउसहोल्ड्स ना, डन बाय द हाउसहोल्ड्स, दैट इज द प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने एक कार खरीदी है ना, कार परचेज बाय एन हाउसहोल्ड, टेलीविजन परचेज बाय एन हाउसहोल्ड, आपने घर के लिए अदर मटेरियल्स परचेज किया, कंज्यूम किया, दैट इज द प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सेकंड इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। व्हाट इज दिस? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मींस जब गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर खर्च करती है, क्या होता है गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर? डिफेंस पे खर्च करती है गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देती है, देती कि नहीं देती है? तो जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है आपके लिए, सैलरी देती है, पुलिस सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा रही है सिक्योरिटी के लिए, तो वो क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर खर्च करती है, दैट इज द गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। तो वो सारे एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब हाउसहोल्ड एंड द गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट। एंड थर्ड वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो कैपिटल फॉर्मेशन होगा इकोनॉमी में, पक्के मकान बन रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ये आप पढ़ चुके हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट मतलब आप मकान बन रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर बनता है, समय लगता है बनने में, नहीं बनता है ना, कैपिटल फॉर्मेशन, ब्रिज बन रहा है, 4 लाइंस बन रही हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से कैपिटल फॉर्मेशन होता है, वो हम इसमें ऐड करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वर्ड C+I, तो कंजप्शन के दोनों वर्ड आ गए, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट के तहत क्या चला जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट। ओके, एंड चेंज इन स्टॉक, फोर्थ पॉइंट इज चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक भी हम शामिल क्यों करेंगे, क्योंकि चेंज इन स्टॉक भी एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। क्यों है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? मान लीजिए कि पहले से स्टॉक है 100 यूनिट्स का फर्म्स का, अब नेक्स्ट स्टॉक बचा 150 यूनिट्स का, क्लोजिंग स्टॉक 150 यूनिट्स, तो चेंज इन स्टॉक कितना आया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दैट इज 50 प्लस 50 हुआ, इट मींस 50 यूनिट्स का और प्रोडक्शन हुआ, दैट इज आल्सो इन्वेस्टमेंट, दैट इज आल्सो इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कभी-कभी ये जो दोनों वर्ड हैं, याद रखिएगा ये दोनों वर्ड हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक, इनको एक साथ जोड़ दिया जाता है, कंबाइंड विद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये वर्ड आ जाए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तब हम समझ जाएंगे इसमें चेंज इन स्टॉक शामिल है। कभी-कभी ये बुक्स में अलग-अलग मिलेगा आपको, सिर्फ 4 पॉइंट्स मिलेंगे, जिसमें लिखा रहेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप समझ जाइए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन
प्लस चेंज इन स्टॉक, मतलब जो चेंज इन स्टॉक है, जो फर्म के पास स्टॉक बचा है वो उसमें शामिल है। तो दोनों ही बातें ये थी, अगर दोनों ऐड करते हैं तो हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जो हम कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, बाहर आप फिजिकली देख रहे हैं वो, प्लस फर्म में जो प्रोडक्शन हुआ है वो, ठीक है ना। प्रोडक्शन भाई जो सेल हो वो अलग मैटर है, जो चेंज इन स्टॉक बचा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर के पर हो जाएगा, लेकिन चेंज इन स्टॉक पर भी तो खर्च हुआ है ना बनाने में, प्रोडक्शन में, तो ये इसमें शामिल हो जाएगा। प्लस नेट एक्सपोर्ट, व्हाई नेट एक्सपोर्ट, व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट, मतलब नेट का मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। अब व्हाई वी ऐड इंपोर्ट इन द जीडीपी कैलकुलेशन, जीडीपी कैलकुलेशन में इंपोर्ट को क्यों ऐड करते हैं? व्हाट इज नेक्स्ट है, व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट क्या है बेटा, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये दैट इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कब लिखेंगे, एक बात और याद रखिएगा, कब लिखेंगे, जब एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट हमने 100 करोड़ का किया है, इंपोर्ट हमने 80 करोड़ का किया है, तो 20 करोड़ क्या हो गया, नेट एक्सपोर्ट हो गया, मतलब हमने एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट किया। अगर क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दिया है, वर्ड याद रखिएगा, नेट इंपोर्ट दिया है, देन इसका कांसेप्ट क्या हो जाएगा, नेट इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ज्यादा है, 100 यूनिट का इंपोर्ट है और जो है मान लो 80 यूनिट का एक्सपोर्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, नेट इंपोर्ट हो जाएगा। तो नेट इंपोर्ट अगर क्वेश्चन में है, देन वी डिडक्ट माइनस कर देंगे, नेट एक्सपोर्ट को ऐड कर देंगे, नेट इंपोर्ट को प्लस कर देंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्यों ऐसा ना, why we add export in the GDP and why we deduct import from the GDP? तो नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट वो गुड्स है, वो मटेरियल है जो प्रोड्यूस्ड इन आवर टेरिटरी, इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। हम अपनी टेरिटरी में इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जब हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे यहाँ का प्रोडक्शन है, इसलिए हम अपने करेंगे ना। गुड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये कहाँ का होगा बेटा, एक्सपोर्ट, हमारे यहाँ का होगा। जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे यहाँ का प्रोडक्शन है, और जो इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट वो कहाँ का है, अदर टेरिटरी का, अदर इकोनॉमी का प्रोडक्शन है। तो वो हम अपने यहाँ जब इंपोर्ट करेंगे उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो दोनों बातें हैं, तो ओवरऑल जो हमारे यहाँ का प्रोडक्शन है जीडीपी कैलकुलेशन में, तो हम नेट एक्सपोर्ट, इट मींस एक्सपोर्ट को प्लस कर देते हैं और इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं। अंडरस्टूड माय पॉइंट? यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये कंपोनेंट जब हम ऐड करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक एंड नेट एक्सपोर्ट, ये 5 पॉइंट्स ऐड करके हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, जीडीपी एट एनपी। एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट हो जाता है जीडीपी एट एनपी। ओवरऑल यहां पर ये याद रखिएगा 3 और 4 पॉइंट, ये ओवरऑल 5 पॉइंट्स हैं, 3 और 4 पॉइंट मिलकर के कंबाइन करके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड बन जाता है। फिक्स नहीं करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इट मींस इसमें चेंज इन स्टॉक शामिल। फिक्स्ड है तो फिर वो अलग अलग है, क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं होगा ना। स्टॉक क्या है, फिक्स्ड है क्या, नो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ये क्या होता है, इन्वेंट्री स्टॉक अलग होता है। इन्वेंट्री स्टॉक अलग कर देंगे तब यहाँ पर फिक्स्ड लगा देंगे। मान लीजिए मशीनरी परचेज की किसी ने, तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अलग होता है, चेंज इन स्टॉक अलग। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ओवरऑल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड अकेला भी यूज किया जा सकता है। तब यहाँ 4 पॉइंट, तब यहाँ कितने पॉइंट आएंगे, 4 पॉइंट। याद रखिए ये पॉइंट्स, ये मिला के बन गया बेटा हमारा जीडीपी है। अब क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मींस कैलकुलेट एनडीपीएफ कैप्स, दैट इज द डोमेस्टिक इनकम।
तो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए एनडीपी डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, जीडीपी एनडी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट टैक्स, जैसा कि हम इनका कर रहे थे अगर जो भी आपने और मेथड्स स्टडी में आपने ये स्टडी किया। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करेंगे एनडीपी तब हम क्या करेंगे, तब करेंगे एनडीपी डेफिसिट जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें सिर्फ एक ही रिलेशनशिप बचता है, वो बचता है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इट मींस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट, कभी कभी ये मान लीजिए क्या कर देते हैं, सॉरी इसको हम क्या कर देते हैं बेटा, प्लस कर देते हैं, मैंने माइनस लिख दिया है ना। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट नेशनल इनकम और एनएनपीएफ। ये क्या होता है, एनएनपीएफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन में सिर्फ एक ही अंतर होता है डोमेस्टिक इनकम और इसमें रिलेशनशिप एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम क्या करेंगे एनडीपीएफ में एनएफआईए को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप अदर मेथड से कर चुके हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रिकॉशंस देख लेते हैं। क्या प्रिकॉशंस हैं, एक्सपेंडिचर मेथड जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस को अपनाना चाहिए। प्रिकॉशंस क्या हैं देखिए। फर्स्ट वन, अवॉइड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। फर्स्ट प्रिकॉशन, ठीक है, क्या प्रिकॉशंस रखेंगे हम, अवॉइड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड से हम जब कैलकुलेशन करते हैं नेशनल इनकम का तो हमें इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को अवॉइड करना है, कैलकुलेट करना है, कोशिश करना है कि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर जो है उसमें शामिल ना हो पाए। क्या होता है, जैसे हमने मान लीजिए रॉ मटेरियल पर खर्च किया है ना, रॉ मटेरियल पर अगर फर्म्स खर्च करती है तो वो हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल कंजप्शन, इट मींस फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन एक्सपेंडिचर्स को ही हम यहाँ पर लेंगे और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट है तो उसको हम अवॉइड कर देंगे, याद रखिए। और क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जाम्पल बिल पेड बाय स्कूल, स्कूल अगर बिल पे कर, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती है, ऑडिटर को सीए वगैरह को फीस पे करती है, तो दैट इज द इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से होंगे। फाइनल कंजप्शन कार परचेज बाय हाउस होल्ड, ये आप जानते हैं। इंटरमीडिएट कंजप्शन रॉ मटेरियल के रूप में दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा इससे रिलेटेड है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, do not include second hand so यहाँ देखते हैं एक्सपेंडिचर, do not include expenditure on second hand, expenditure on second hand goods, do not include expenditure on second hand goods। अगर सेकेंड हैंड गुड्स परचेज और सेल होती है उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर हम यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एज अ फाइनल गुड एक बार उनका कैलकुलेशन हो चुका है नेशनल इनकम में। जैसे एक बाइक परचेज किया, 4 व्हीलर किसी ने परचेज किए है ना, तो वो परचेज अगर हम शोरूम से करते हैं इट इज इंक्लूडेड लाइक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ना। कार परचेज बाय हाउस होल्ड, यहाँ पर हम उसको शामिल कर रहे हैं। जब वो कार सेकंड हैंड अगर एक्सपेंडिचर की जाती है, किसी और खरीदता कोई व्यक्ति सेकंड हैंड में खरीदता है, तो इसका मतलब फिर वो यहाँ पर शामिल नहीं होगी। क्यों सेकंड हैंड क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक बार वो यहाँ पर इंक्लूड हो चुकी है पहले। तो फिर डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स जो परचेज की जाती है उसका हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर शामिल नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट,
ट्रांसफर पेमेंट्स को हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे। गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, वो ट्रांसफर पेमेंट्स। और क्या होता है, जैसे मान लीजिए ओल्ड एज पर्सन को पेंशन देना, या एनी अदर पर्सन, मान लीजिए आपके फादर आपके लिए कुछ गिफ्ट देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपकी इनकम, आपके लिए वो खर्च नहीं होगा, वो आपके लिए ट्रांसफर पेमेंट हो जाएगा, है ना, वहां ट्रांसफर पेमेंट्स आती है। और क्या ट्रांसफर पेमेंट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बताइए। चैरिटी, डोनेशन, गिफ्ट आइटम्स, इससे रिलेटेड। स्कॉलरशिप आपको गवर्नमेंट देती है कि नहीं देती, स्कॉलरशिप भी हम ट्रांसफर पेमेंट की तरह ट्रीट करते हैं और इसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, ये सब क्यों नहीं करेंगे, इसके पीछे क्या रीजन है बता सकते हैं आप? स्कॉलरशिप, चैरिटी वगैरह का पैसा, डोनेशन का पैसा, ये ट्रांसफर पेमेंट में यूज मतलब ऐड करते हैं, और ट्रांसफर पेमेंट हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है बता सकते हैं? वेरी सिंपल रीजन, आपने पहले पढ़ा है, दैट इज नॉट रिलेटेड विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनको कमाने के लिए कोई मेहनत नहीं की गई है, आपने पढ़ के कोई मेहनत नहीं कर ली है कि आपको गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिल रही है, तो मेहनत नहीं की, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है वो कि आपने पढ़ के कमाया, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इंक्लूड द self use of final product। फाइनल प्रोडक्ट सेल्फ यूज, स्वयं के उपयोग के लिए फाइनल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन पर किया गया खर्च हम क्या करेंगे, एक बात ये इंक्लूड करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। भाई आपने प्रोडक्शन किया ना, खर्च किया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड मान लीजिए प्रोडक्शन करता है फ्लोर का, अब दूसरों का फ्लोर प्रोडक्शन कर रहा है, फ्लोर से जो है एक्सपेंडिचर, आप फ्लोर पर एक्सपेंडिचर किया, मतलब परचेज किया, मान लो उसने खर्च किया, मार्केट से फ्लोर लेके आया आने के लिए, तो वो तो एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन एक पर्सन स्वयं ही जो है अपने घर में ही प्रोडक्शन करता है, तो दूसरे लोग तो उससे खरीद ले जाते हैं, लेकिन वो अपने लिए भी प्रोडक्शन करता है। जब अपने लिए प्रोडक्शन करता है तो सेल्फ यूज के लिए प्रोडक्शन करता है, दैट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल। और क्या एग्जांपल, फार्मर का एग्जांपल ले सकते हैं आप, सबसे अच्छा एग्जांपल है ना। फार्मर में क्या, फार्मर प्रोडक्शन करता है, मान लीजिए वीट प्रोडक्शन किया उसने, अब 500 क्विंटल वीट प्रोडक्शन है, तो वो 10 क्विंटल भी अपने आप को बचा लेता है घर में खाने के लिए, साल भर के लिए, तो वो भी ऐड होगा, इंक्लूड होगा सेल्फ यूज कंजम्पशन में, ठीक है। और बाकी का जो है सरप्लस प्रोडक्शन वो सेल कर देगा, तो जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन किया है वो भी इंक्लूड होता है एक्सपेंडिचर के थ्रू, तो वो यहाँ शामिल हो जाता है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में शामिल हो जाता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट टर्म आता है रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। व्हाई वी कैलकुलेट जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ रियल एंड नॉमिनल, एंड व्हाट इज द नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनल जीडीपी जो है वो कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइसेस। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर एंड द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइसेस। So the definition is, it is the market value of all final goods and services. What is the definition of nominal GDP? It is the market value of all final goods and services produced in a year. It is measured at the prices of current year. Current year, this year, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2020-21, ये जो प्राइजेस है, उन प्राइजेस पर जो हमारा जीडीपी कैलकुलेट होगा वो जीडीपी क्या कहलाएगा? नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइसेस एट करंट ईयर, ओके। एंड देन रियल जीडीपी क्या कहलाएगा? व्हाट इज रियल जीडीपी? रियल जीडीपी वास्तविक जीडीपी कहलाता है
जो कि हम वास्तव में कैलकुलेट करते हैं किसी बेस ईयर प्राइस पर, पुराने ईयर के कोई बेस ईयर प्राइस पर हम उसको एस्टिमेट करते हैं, उससे हम एस्टिमेट करते हैं और उसकी तुलना कर लेते हैं कि कितना वास्तव में रियल प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, उस हिसाब से रियल जीडीपी मेजर किया जाता है। तो रियल जीडीपी क्या हुआ? व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर मेजर्ड एट द प्राइसेस ऑफ गिवन बेस ईयर। किसी पर्टिकुलर बेस ईयर के प्राइसेस पर उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, सपोज बेस ईयर 2011 के हिसाब से हम उन प्राइसेस पर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए इस साल प्रोडक्शन जीडीपी जो ओवरऑल 5% सर्विसेज प्रोड्यूस हुई 1000 यूनिट, सपोज एग्जांपल। ये अगर हम प्रिवेल प्राइस जो है मार्केट प्राइस मान लीजिए पर यूनिट 10 रुपीज, इससे कैलकुलेट करते हैं इसका नॉमिनल जीडीपी। पर यही गुड्स यूनिट्स 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, उनको हम बेस ईयर प्राइसेस पर कैलकुलेट करते हैं। बेस ईयर प्राइस मींस 2011 में इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की मान लीजिए प्राइस 8 रुपीस पर यूनिट है, तो 8 यूनिट के हिसाब से कितना होगा? वो 8000 होगा। दैट इज द रियल जीडीपी ऑन द बेस ईयर प्राइसेस। उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज 1000 गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं यूनिट्स, उनका करंट ईयर प्राइसेस का 10 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, तो कितना जाएगा? 10000 जाएगा। और ये जाएगा आपका 8000। कितना जाएगा ये? 8000। तो रियल जीडीपी कितना हुआ? 8000। इट मींस ये है, इससे हम ये समझ सकते हैं, आपको ये मान लगाना है कि प्राय ऐसा कभी भी हो सकता है कि जीडीपी का वैल्यूएशन इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, इट इज इंक्रीज, बट वास्तव में जीडीपी इंक्रीज नहीं हुआ। देख रहे हैं यूनिट्स 1000 की, मान लीजिए यहां पर 1000 की होती यूनिट्स प्रोड्यूस, तो क्या प्रोडक्शन हुआ है? क्या नहीं हुआ? क्या जीडीपी वास्तव में ग्रो किया है? क्या वास्तव में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, इंक्रीज हुआ है कुछ 2011 और 2020 इन 10 सालों में, पिछले 10 सालों में ग्रो किया? क्या कुछ नहीं किया। जो यूनिट 1000 पहले थी वही है, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन हुआ है। क्या हुआ? इन्फ्लेशन। तो वास्तव में कभी कभी ऐसा लगता है कि जीडीपी बढ़ते हुए दिखाई देगा, 8000 से 10000 हो गया, लग रहा है कि ग्रो किया, बट वास्तव में वो जीडीपी गुड्स एंड सर्विसेज के काम ग्रो नहीं किया, बल्कि प्राइसेस के काम किया। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है कि हम जीडीपी किस बेसिस पर मेजर्स कर रहे हैं, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नॉमिनल जीडीपी इज द जीडीपी which is calculated on the basis of current year prices, and real GDP is the GDP or estimation of market estimation of goods and services, final goods and services on the basis of base year prices. तो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का हम कैलकुलेशन बेस ईयर प्राइस पर करते हैं वो जीडीपी हो जाएगा, और जो करंट ईयर प्राइसेस पर करते हैं वो नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा। क्लियर हुआ? और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी? याद रखिएगा, मैंने आपको जो पिछले क्लासेस में क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स में आपने इंडेक्स नंबर करके आप एक चैप्टर स्टडी किया हुआ था। इंडेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको समझने मिलेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करें कि इन्फ्लेशन हुआ, महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए कैसे हम यहाँ पर आपको समझा, देखिएगा what is the relationship between them? The formula is that real GDP is equal to nominal GDP upon price index 200. That is the relationship between the real GDP and the nominal GDP. Real GDP is equal to nominal GDP upon price index into 100. यदि आपके पास नॉमिनल जीडीपी गिवन है, मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी है
प्राइस इंडेक्स equals to 120, then रियल जीडीपी इक्वल टू what कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप क्या करेंगे, रियल जीडीपी इक्वल्स टू 280 डिवाइडेड बाय 120 into 100। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कैलकुलेट करिए, ये कैलकुलेशन क्रॉस हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा 240 क्या जाएगा, ये रियल जीडीपी। इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? कभी कभी न्यूमेरिकल आता है तो रिलेशनशिप के थ्रू कैलकुलेशंस आपको आना चाहिए। कभी कभी एक बात याद रखिएगा, देयर आर 3 टर्म्स, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, प्राइस इंडेक्स। जब एक कैलकुलेट करना है तो निश्चित रूप से आपको 2 टर्म्स गिवन होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बात और याद रखना, मैंने अभी बात बोली थी, जो प्राइस इंडेक्स है दैट इज द रिलेटेड विद द इंडेक्स नंबर। क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा इंडेक्स नंबर। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, जीडीपी डेफिनेटर के नाम से भी जानते हैं। प्राइस इंडेक्स को जीडीपी डेफिनेटर कि कितना इंडेक्स इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये रियल जीडीपी था, लेकिन सो हो रहा है 288। क्यों? क्योंकि 100 रुपीज जो है वो वर्तमान में कितना हो गया है, 120 हो गया। मतलब जितना बंडल हम 100 रुपीज में परचेज कर सकते थे बेस ईयर में, वो अब कितने में कर रहे हैं करंट ईयर में, 120 में कर रहे हैं। उस हिसाब से वो 288 शो करता है जीडीपी, जबकि जीडीपी वास्तव में 240 है बेस ईयर प्राइसेस के अकॉर्डिंग। ये यहाँ पर हम स्टेटमेंट दे सकते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है। अब हम आपको ये समझाते हैं इसके रिलेशन, जैसे प्राइस इंडेक्स क्या है। प्राइस इंडेक्स ही एक प्रकार से जीडीपी डेफिनेटर के नाम से जाना जाता है, जीडीपी डेफिनेटर। फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं ये कैलकुलेट करने आता हूं, जीडीपी डेफिनेटर। व्हाट इज जीडीपी डेफिनेटर? दैट इज, ये अगर यहां आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर चला जाएगा, फॉर्मूला क्या बना सकते हैं इसका, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी 200। कोई डाउट किसी के लिए? किसी के कोई डाउट तो बोलिए। ये कहलाता है जीडीपी डेफिनेटर। एक और फॉर्मूला बन जाता है जीडीपी डेफिनेटर का। व्हाट इज जीडीपी डेफिनेटर? जीडीपी डेफिनेटर दैट इज प्राइस इंडेक्स, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी 200। न्यूमेरिकल बेसिस और होगा जैसे मैंने अभी समझाया था, ठीक है। कोई तो गिवन होगा, एक आपको कैलकुलेट करना होगा, तो कैलकुलेट आप कर सकते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? नाउ अब हम लास्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं। लास्ट पॉइंट थ्योरेटिकल पोर्शन का, इस यूनिट का, दैट इज जीडीपी वैल्यू। एक क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि क्या जीडीपी वेलफेयर इज अ प्रॉपर इंडिकेटर, द बेस्ट इंडिकेटर? जीडीपी इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर। क्या ये इकोनॉमिक वेलफेयर का सबसे अच्छा इंडिकेटर है? 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। अब क्या आंसर होंगे? नो, इट इज नॉट अ प्रॉपर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। ये प्रॉपर इंडेक्स नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस ऑफ अवर जीडीपी। जीडीपी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं ना, सो दैट
we can't say that the GDP is the proper index of our welfare or welfare of any economy. कौन कौन सी वो लिमिटेशंस हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ दैट, कौन सी बातें हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि जीडीपी एक प्रॉपर इंडेक्स नहीं है वेलफेयर का. प्रॉपर इंडेक्स नहीं है, क्या है वो पॉइंट्स? फर्स्ट ऑफ पॉइंट, distribution of GDP. Distribution of GDP. Distribution of GDP. If the GDP is not properly distributed among all the peoples of our economy equally, and there is so many inequalities between them, so we can say that all the welfare, all the people's welfare is not there. सभी peoples का welfare नहीं होगा प्रॉपर तरीके से. If some peoples have more money, they are very richer, and so many peoples are very poor, then the gap between them is not a proper indicator of GDP welfare. Understood the point? एक ये हो गया. एंड अदर पॉइंट्स इज, नेक्स्ट इज नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इट मींस कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस की हमारी इकोनॉमी में होते हैं जो कि मनी बेसिस पर नहीं होते हैं. बार्टर सिस्टम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड द बार्टर सिस्टम, कमोडिटीज टू कमोडिटीज ट्रांसफर हो जाते हैं. सम ट्रांजैक्शंस रिलेटेड विद द करप्शन, ब्लैक मनी, these are not recorded in our economy. Some transactions related in the some rural areas, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि नॉन मॉनिटरी होते हैं, वो भी कैलकुलेट नहीं किए जाते या कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते हैं. सो वी कैन से द नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर आल्सो लिमिटेशंस ऑफ आवर जीडीपी, क्योंकि ये जीडीपी में शामिल नहीं हो पाते हैं. थर्ड पॉइंट, एक्सटर्नैलिटीज. Externalities means क्या? What is externalities? It means when we produce goods and services, there are some good impact on our society and some bad impact on our society. हमारे सोसाइटी पर कुछ bad और good impacts होते हैं when we produce goods and services or in the production process. The results became some good and bad effects. अब वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, एक पर्सन ने एक बगीचा लगाया, गार्डन में कुछ फूल उगाता है, फ्लावरिंग करता है, तो उससे वो इनकम भी अर्न कर रहा है. उसने गार्डन में मूव करने के लिए, घूमने के लिए मान लीजिए गेट पर एक टिकट रखा हुआ है 10 रुपीज पर डे. मान लीजिए वो अर्न करता है, बहुत सारे लोग मूव करने आते हैं, घूमने आते हैं वहां पर, ठीक है. तो जो अर्न कर रहा है जैसे जीडीपी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो उसके लिए, है ना. उसने गार्डन में घूमने के लिए लोगों से पैसा कलेक्ट किया. क्यों किया? क्यों लिया वो टिकट? क्योंकि उसने मेहनत की थी, उससे उसने इनकम अर्न की. दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इट इज कैलकुलेटेड इन द जीडीपी, बट उस गार्डन के कारण आसपास का माहौल जो सुगंधित है, जो स्वास्थ्य लाभ लोगों को मिल रहा है ना, पीपल्स जो है हेल्थी है, ग्रो है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से स्वच्छ हवा मिल रही है, तो बीमार नहीं पड़ते हैं. तो वो जो
वेलफेयर मिल रहा है, दैट इज द गुड इम्पैक्ट फॉर द सोसाइटी। बैड इम्पैक्ट का एग्जांपल देख लीजिए। बैड इम्पैक्ट क्या होता है? व्हेन अ फैक्ट्री प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते समय में प्रोसेस होता है, वो क्या करते हैं, उसके कारण कुछ जो है टॉक्सिक जो है कुछ चीजें निकलती हैं। जैसे मान लीजिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में वाटर पॉल्यूशन होता है, मान लीजिए गंदा पानी निकलता है फैक्ट्री से। प्रोडक्शन प्रोसेस में मान लीजिए पॉल्यूट एयर निकलती है जो कि एयर पॉल्यूशन करती है, उसके द्वारा आसपास का माहौल भी डिग्रेडेड हो रहा है, खराब हो रहा है और लोग बीमार पड़ते हैं। मान लीजिए तो लोग बीमार पड़ते हैं तो जो सोसाइटी पर गुड इम्पैक्ट पड़ना था वो नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, बैड इम्पैक्ट। तो उसने जो भी प्रोड्यूस किया, जो भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किया है उस फैक्ट्री ने, उस कंट्रीब्यूशन के द्वारा कुछ बैड इम्पैक्ट भी हुआ है। तो बैड इम्पैक्ट, दैट इज द बैड इम्पैक्ट ऑन अवर सोसाइटी, दैट इज द एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या शो करती है? द गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑन अवर सोसाइटी while we growing our GDP। जब हम GDP ग्रो करते हैं तो गुड एंड बैड इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर पड़ते हैं, वो एक्सटर्नलिटीज में आते हैं। जब ये कैलकुलेशंस भी आगे कर लिए जाते हैं, देन द न्यू कॉन्सेप्ट्स कम आउट, दैट इज ग्रीन जीडीपी। वो ग्रीन जीडीपी में शामिल कर दिया जाता है, जो आगे आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? यहां तक आपको ये पॉइंट समझ में आ गए। ये होता है अपना थ्योरिकल पोर्शन है, जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में स्टडी किए। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल्स पर। तो न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से नेशनल इनकम कैलकुलेशन किए जाते हैं, वो आप सीखिएगा। और ये पॉइंट्स जो आपने आज सीखे, आज के वीडियो में समझे, ये इनको अच्छे से लर्न करिए और अच्छे से मार्क्स गेन करिए एग्जामिनेशन में। और ये हमारा वीडियो लोगों को भी शेयर करिए, उनको भी बताइए और बच्चों को बताइए जो कि 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स से रिलेटेड, उनको सबको बताइए। ठीक है, ओके।